हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टॉप वॉच टाइम स्टडी प्रोसीजर। यानी कि जो भी स्टेप्स होंगे स्टॉप वॉच टाइम स्टडी प्रोसीजर के लिए सभी को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप एस्टेब्लिश द क्वालिटी टू बी अचीव द प्रोडक्ट, यानी कि एस्टेब्लिश करना कि क्या क्वालिटी प्रोडक्ट के द्वारा अचीव करनी होती है। देन नेक्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई करना होता है कि जो भी ऑपरेशंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनका टाइमिंग क्या है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट स्टेप ऑब्टेन द इम्प्रूव प्रोसीजर फ्रॉम द मेथड स्टडी डिपार्टमेंट, यानी कि जो भी इम्प्रूव प्रोसीजर है मेथड स्टडी के द्वारा जो भी है तो उसको आइडेंटिफाई करना क्या रहेगा, क्या हमारा इम्प्रूव प्रोसीजर है। यानी कि मेथड स्टडी में हम क्या करते हैं कि जो प्रोसीजर है उसमें एक बेस्ट ऑप्टिमम या एक इकोनॉमिकल जो भी मेथड्स हैं उसको निकालते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। देन उसके अकॉर्डिंग जो भी इम्प्रूव प्रोसीजर है उसको सेलेक्ट किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। देन उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है? कलेक्ट द नेसेसरी इक्विपमेंट, जैसे कि जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं टाइम स्टडी के लिए, जैसे कि स्टॉप वॉच हो गई, मोशन पिक्चर कैमराज होंगे, या एक्यूरेसी को इंश्योरिटी करने के लिए कुछ इक्विपमेंट हो गए, या कुछ अदर इक्विपमेंट जैसे कि टाइम स्टडी फोम, टाइम स्टडी बोर्ड, या स्टील रूल, टेकोमीटर, माइक्रोमीटर, पेंसिल, स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, जो भी अदर इक्विपमेंट्स यानी कि जो भी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उनको कलेक्ट करेंगे, एक साथ इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? सिलेक्ट दी वर्कर टू बी ऑब्जर्व। फिर उसके बाद क्या करेंगे? वर्कर को सिलेक्ट करेंगे कि किस वर्कर के ऊपर काम करवाना है, किसके बाद ऊपर ऑब्जर्वेशन करनी है। नेक्स्ट फिर उसके बाद क्या करेंगे? एक्सप्लेन टू दी वर्कर एंड सुपरवाइजर अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव हैं उनके बारे में वर्कर को एक्सप्लेन करना, सुपरवाइजर को अच्छे से एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट एक्सप्लेन टू दी वर्कर द इम्प्रूव वर्किंग प्रोसीजर एंड यूज ऑफ द टूल, जिग एंड फिक्सचर एंड अदर अटैचमेंट, यानी कि वर्कर को क्लियरली एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना कि हमारा इम्प्रूव, यानी कि क्योंकि वर्कर तो पहले से ही काम करता है बट हमने मेथड स्टडी का यूज़ करके एक अच्छा इम्प्रूव प्रोसीजर निकाला है, बट वर्कर तो वहाँ पे वर्क हैबिचुअल कहाँ पे हैं, पहले वाले काम पे, लेकिन हमें उसको समझाना है, क्लियरली एक्सप्लेन करना है कि हाँ हमारा वर्किंग जो कि इम्प्रूव प्रोसीजर ये है और आपको ये टूल्स या ये जिग्स यानी फिक्सचर्स या जो भी अटैचमेंट है उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन वर्कर को देना। देन ब्रेक द ऑपरेशन इनटू स्मॉल एलिमेंट एंड राइट इन अ प्रॉपर फॉर्म, यानी कि जो भी एलिमेंट्स हैं इनको स्मॉल एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन करना, उसको ब्रेक करना, तोड़ना उसको, ताकि एक प्रॉपर फॉर्म ले। यानी कि जो भी एलिमेंट्स हैं उसको डिफाइन किया जाता है डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ एन ऑपरेशन, बिकॉज ऑपरेशन का ही एक पार्ट होता है, एक जो जैसे मान लो एक ऑपरेशन करने के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स है तो क्या होगा, अलग अलग एक ऑपरेशन करने के लिए अलग अलग एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि उस ऑपरेशन का अलग अलग एलिमेंट्स इसके पार्ट हो गए। तो जो भी एलिमेंट्स हैं स्मॉल एंटिटी है जो कि कन्वीनियंट होता है, एलिमेंट एक छोटी क्वांटिटी है, उसको ऑब्जर्वेशन के लिए, मेजर करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए कन्वीनियंट होता है, ईजी होता है। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव यानी कि ब्रेक डाउन अगर कर रहे हैं स्मॉल एलिमेंट्स में तो उनके ऑब्जेक्टिव अच्छे अलग होते हैं। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू सेपरेट प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, यानी कि प्रोडक्टिविटी और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी, यानी कि एक एक्टिविटी हो रही है तो उसमें से प्रोडक्टिव को अलग कर लिया, अनप्रोडक्टिव को अलग कर लिया। देन टू गेट कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि पूरी तरीके से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए किया जाता है ताकि हमें सभी एलिमेंट्स की एक इन्फॉर्मेशन पता है तो उसको कंबाइन कर सकते हैं। टू असेस एक्यूरेटली ऑपरेटर परफॉर्मेंस, यानी कि ऑपरेटर की परफॉर्मेंस को एक्यूरेटली चलाने के लिए असेस करने के लिए किया जाता है। टू प्रोड्यूस डिटेल वर्क स्पेसिफिकेशन, यानी कि डिटेल में वर्क स्पेसिफिकेशन के लिए किया जाता है। बेस्ट मेथड को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन टू कंपाइल स्टैंडर्ड डाटा, यानी कि स्टैंडर्ड डाटा के साथ में कंपाइल करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डाटा को मेंटेन करना, बनाना होता है तो कंपाइल करने के लिए किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है स्टेप? ये सब यानी कि ब्रेक डाउन करने के बाद में सेपरेट किया जाता है। क्या सेपरेट किया जाता है? कौन सी एलिमेंट्स कांस्टेंट टाइम यानी कि फिक्स टाइम ले रहे हैं और कौन सा वेरिएबल टाइम, यानी कि कौन सी ऐसे एलिमेंट है जिनका फिक्स टाइम है और कौन एलिमेंट ऐसे हैं जिनका वेरिएबल टाइम है, यानी कि टाइम उनका वेरी होता रहता है। जैसे कि मशीन एलिमेंट हो गए, मशीन एलिमेंट का कांस्टेंट टाइम होगा, और जो मैनुअल एलिमेंट्स हो गए जैसे कि मैनुअली जो ऑपरेट हो रहे हैं उनका वेरिएबल टाइम हो सकता है। बाई चांस जो वर्कर किसी काम को कर रहा है मैनुअली तो उसको करने में हो सकता है टाइम वेरिएशन आ जाए,
मशीन जो रहेगी वो पर्टिकुलरली उसी स्पीड पे आरपीएम पे रन करेगी, तो वो अपना कॉन्स्टेंटली टाइम लेगी, कॉन्स्टेंट टाइम लेगी, ठीक है। तो उसको सेपरेट करना होगा। फिर अगले स्टेप में क्या करना होगा, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टू बी टाइम्ड फॉर ईच एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट जो कि रहेगा उस एलिमेंट के लिए हमें एक एलिमेंट के लिए कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेने हैं, कितने ऑब्जर्वेशन लेने हैं एक एलिमेंट करने के लिए, उसको डिटरमाइन करना। देन कंडक्ट द ऑब्जर्वेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ एलिमेंट एंड रिकॉर्ड दैम ऑन अ टाइम स्टडी फॉर्म, यानी कि उसके बाद ऑब्जर्वेशन जितने भी एक एलिमेंट के लिए जितने ऑब्जर्वेशन होंगे उसको कंडक्ट करना, ऑब्जर्वेशन को पूरा करना, और टाइमिंग को जो भी एलिमेंट्स का जो रहा है उसको रिकॉर्ड करना, और उसको टाइम स्टडी जो फॉर्म था उस चार्ट की फॉर्म में उसको हमें लिख देना है। देन इसमें क्या है कि जो भी किस तरीके से किया जाता है, जो मेजरमेंट किया जाता है टाइम के द्वारा, नॉन फ्लाई बैक वॉल्व के द्वारा किया जाता है, या फ्लाई बैक या स्प्लिट एंड स्टॉप वॉच, जो भी सूटेबल हो हमारे ऑपरेशन के अकॉर्डिंग उसके द्वारा किया जाता है, जो भी स्टॉप वॉच रिक्वायर्ड हो उसी के द्वारा किया जाता है। इसमें कंटिन्यूस टाइमिंग मेथड में नॉन फ्लाई बैक स्टॉप वॉच यूज़ करी जाती है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया। it is started at the first element begin and the reading is taken as first element and the second element begin। इसमें क्यों यूज़ किया जाता है नॉन फ्लाई बैक स्टॉप वॉच, क्योंकि ये शुरू हो जाती है द फर्स्ट एलिमेंट, जब भी शुरू होता है, जब भी शुरू हो जाती है द रीडिंग ले ली जाती है एज द फर्स्ट एलिमेंट की रीडिंग ले लेंगी ख़त्म होने के बाद में, देन सेकंड एलिमेंट शुरू हो जाएगा, उसके बाद रीडिंग लेते रहेंगे, देन सेकंड एलिमेंट अपने आप ही शुरू हो जाएगा। स्टॉप वॉच हैंड मूव करेगा कंटिन्यूसली एंड रीडिंग इज नोटेड अगेन एज द सेकंड एलिमेंट एंड फिर उसके बाद थर्ड एलिमेंट शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली रीडिंग ले ली जाती हैं। एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ एलिमेंट द टाइम ऑफ ईच एलिमेंट को किस तरीके से निकालते हैं, इस तरीके से, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, टोटल टाइम रेडी एट एनी इंस्टेंट, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना टाइम लगा है जो रीडिंग किया गया है, कितना मिनट्स में उसको देखेंगे। एक्चुअल टाइम फॉर एन एलिमेंट, पहली बात तो पहला एलिमेंट को करने के लिए 20 मिनट लगे हैं, टोटल टाइम 20 मिनट लगा है, देन एक्चुअल टाइम शुरुआत में 20 मिनट आ जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट शुरू हो गया था तो एक एलिमेंट को करने के लिए 20 मिनट लगे हैं, लेकिन इसका टोटल टाइम आएगा, ये तो टोटल क्योंकि चलती रहती है लगातार वो स्टॉप वॉच, तो इसको 20 मिनट लगे थे करने के लिए, टोटल 30 लगा, तो 30 में से 20 गए, सेकंड एलिमेंट को करने के लिए 10 मिनट लगेंगे। सिमिलरली क्या हो जाएगा, टोटल टाइम यहाँ पे 20 और 30 को जोड़ के 50 आ जाएगा, देन 50 से टोटल टाइम लग रहा है, पर्टिकुलर रीडिंग है एक इंस्टेंट पे, देन जो एलिमेंट तीसरा एलिमेंट था उसको करने के लिए कितना लगेगा, पहले एलिमेंट में से यानी कि माइनस करना होगा, यानी कि 50 में से 30 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 20 मिनट इसको लगेंगे। सिमिलरली फोर्थ एलिमेंट के लिए टोटल टाइम 80 लगा है, देन इसमें से 50 को माइनस कर देंगे, देन 30 मिनट्स लगेंगी फोर्थ एलिमेंट को पूरा करने के लिए, इस तरीके से नोट किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, रेट दी परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द स्टेप 11, जो स्टेप 11 के द्वारा जो भी आई है, इसके द्वारा जो भी है उसके द्वारा परफॉर्मेंस की रेटिंग दी जाती है। देन टेक मोर देन वन रीडिंग बाय रिपीटिंग स्टेप 11 एंड 12, यानी कि जो भी ये वाला स्टेप यानी कि रीडिंग को नोट डाउन करना, देन उसके बाद उसका एनालिसिस करना, रेट करना परफॉर्मेंस को, इसको मतलब बार बार हम कर सकते हैं अलग और ज़्यादा रीडिंग लेने के लिए। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंप्यूट ऑब्जर्व टाइम एंड मेजर दी सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि ऑब्जर्व टाइम कितना लगेगा, देन सेंट्रल टेंडेंसी क्या रहेगी पर्टिकुलर ऑपरेशन की, हम मेजर कर लेते हैं। देन कैलकुलेट, यानी कि नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेट करेंगे उसके बाद में नॉर्मल टाइम फ्रॉम दी ऑब्जर्व टाइम बाय दी यूजिंग परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर, यानी परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर का यूज़ करके कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल टाइम, ऑब्जर्व टाइम, यानी कि ऑब्जर्व टाइम क्या रहेगा फिर उसका नॉर्मल टाइम क्या रहेगा, ठीक है। इस तरीके से रेटिंग फैक्टर का यूज़ करके कैलकुलेट कर लेंगे नॉर्मल टाइम को, ठीक, ऑब्जर्व टाइम के द्वारा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे प्रोसेस अलाउंसेज, रेस्ट अलाउंसेज, पर्सनल अलाउंसेज या कुछ स्पेशल अलाउंसेज, यानी कि नॉर्मल टाइम जो आ जाएगा, नॉर्मल टाइम कैलकुलेट कर लिया, नॉर्मल टाइम कैलकुलेट करने के बाद में अलाउंसेज ऐड करे जाते हैं, जैसे कि रेस्ट, पर्सनल या कोई स्पेशल अलाउंसेज है नॉर्मल टाइम में ऐड करे जाते हैं। इससे जब अलाउंसेज ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम या अलाउड टाइम आ जाएगा। किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या रहेगा या अलाउड कितना टाइम इसके लिए चाहिए। देन पॉलिसीज अलाउंसेज एडिशन में भी ऐड किया जाता है, इस तरीके से ऐड किया जाता है, जैसे कि ये है ऑब्जर्व टाइम है, ऑब्जर्व टाइम में ये
यानी कि ऑब्जर्व टाइम में परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर को भी ऐड किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद जो कि नॉर्मल टाइम या बेसिक टाइम है, देन उसको ऐड किया जाता है, ठीक है। यानी कि जब भी नॉर्मल यानी कि ऑब्जर्व टाइम के अंदर परफॉर्मेंस रेटिंग आ जाएगी, देन इन दोनों का प्लस जोड़ के क्या हो जाएगा, नॉर्मल टाइम या बेसिक टाइम कितना लगेगा, यानी कि नॉर्मली या बेसिक टाइम इतना लगेगा। बट क्या होता है, प्रोसेसेस अलाउंसेस भी ऐड करे जाते हैं। प्रोसेस अलाउंस कुछ यानी कि उस प्रोसेस के लिए पर्टिकुलरली टाइम देना होता है, क्या अलाउंसेस होता है उसको देना होता है, देन प्रोसेस अलाउंस ऐड करा जाता है। फिर उसके बाद में रेस्ट या पर्सनल अलाउंसेस भी ऐड करे जाते हैं। कभी जब भी काम करता कोई वर्कर तो उसको रेस्ट भी चाहिए, थोड़ा सा उसको पर्सनली कुछ टॉयलेट्स वगैरह के लिए भी टाइम चाहिए, तो बीच में उसको पानी पीने के लिए कुछ भी ऐसा है तो अलाउंसेस को ऐड किया जाता है। तो ये रेस्ट एंड पर्सनल अलाउंसेस हो गए। देन ये स्पेशल अलाउंसेस कुछ हो सकते हैं, उनको भी अगर उस पर्टिकुलर ऑपरेशन में रिक्वायर्ड है तो उनको भी ऐड करा जाता है। देन कुछ पॉलिसीज यानी कि पॉलिसीज के रिलेटेड जो भी अलाउंसेस है, सभी अलाउंसेस को ऐड करके, तो ये कंप्लीट यानी कि ये क्या हो जाएगा, सभी अलाउंसेस को ऐड करके ऑब्जर्व टाइम या परफॉर्मेंस रेटिंग सभी को ऐड करके क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एक स्टैंडर्ड टाइम इस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम लगेगा। तो इस तरीके से यानी कि ऑब्जर्व टाइम से स्टैंडर्ड टाइम में इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, जब भी स्टैंडर्ड टाइम आया है तो उसका होता क्या है, स्टैंडर्ड टाइम को डिफाइन कर सकते हैं एज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए यूनिट ऑफ वर्क अंडर एग्जिस्टिंग वर्किंग कंडीशन, यानी कि पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग यानी कि जो कंडीशन है उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा एक यूनिट को पूरा करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, यूज करेंगे बाय द स्पेसिफिक मेथड्स और मशीनरी, जो भी ऑपरेटर है उसके द्वारा जो एबल होगा वर्क इन प्रॉपर मैनर एट ए स्टैंडर्ड पेस, यानी कि स्टैंडर्ड तरीके से कोई वर्कर है वो काम करेगा, स्टैंडर्ड मशीनरी होगी, स्टैंडर्ड मेथड्स होगा, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑपरेटर काम करेगा। तो उस काम को करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा एक काम को करने के लिए, सभी आज प्रेजेंट में जो वर्किंग कंडीशन है उनको देखते हुए। स्टॉप वॉच टाइम स्टडी जो कि है एम्प्लॉय करी जाती है, यानी कि कहाँ पे यूज़ करी जाती है, फॉर चेकिंग द टाइम स्टैंडर्ड ऑब्टेन बाय द अदर मेथड, यानी कि टाइम स्टैंडर्ड को चेक करने के लिए जो कि दूसरे मेथड्स के द्वारा मिला है उसको देखने के लिए की जाती है। फॉर टाइमिंग रिपीटेड ऑपरेशन एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट जॉब, यानी कि ऐसे रिपीटेटिव काम जो एम्प्लॉयड हो रहे हैं, जो हो रहे हैं इन मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट जॉब, यानी कि डिफरेंट जॉब को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। Then where it become necessary to break down an activity involving motion of head, legs, foot in detail and study, यानी कि जहाँ पे एक्टिविटीज़ को ब्रेक डाउन करना, जैसे कि हेड का मोशन कैसा है, लेग्स का कैसे है, और उनकी डिटेल में अगर स्टडी करनी है तो वहाँ पे यूज़ करी जाती है। तो ये स्टॉप वॉच टाइम स्टडी टेक्निक्स का यहाँ पे एप्लीकेशन है, चेक करने के लिए टाइम स्टैंडर्ड मेथड्स के लिए, रिपीटेटिव ऑपरेशन जो कि मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग जॉब के लिए मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ होते हैं, या जहाँ पे एक्टिविटीज़ को ब्रेक डाउन करना है वहाँ पे यूज़ करा जाता है। तो ये था डिस्कशन, आई थिंक आपको हेल्पफुल, अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी, शेयर जरूर करना। मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में। हैव ए नाइस डे।